हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 का साइंस महत्वपूर्ण टॉपिक को करने वाले हैं एक्सप्लेन। जो भी इस अध्याय से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम्स में बनेंगे या आने की संभावना है, उन सारे टॉपिक की हम चर्चा आज करेंगे। सभी छात्र इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और पूरे क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ भी समझ ना आए हमें एक बार मैसेज करके बताइएगा कि सर यहाँ पे ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है। अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरण होता क्या है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। पहले हमने एक परिभाषा लिखा है आप लोगों के लिए। परिभाषा ये लिखा गया है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब ये कि जब हम कोई सा भी अभिकारक वस्तु लेते हैं, जैसे अभिकारक में हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिए, आपस में क्रिया कराए तो क्या बन गया, H2O बन गया। दो हाइड्रोजन हमने ले लिया और दो हाइड्रोजन ले लिया, दो ऑक्सीजन ले लिया, इन दोनों को आपस में क्रिया कराया तो क्या बन गया, नया एलिमेंट बन गया। ठीक है, नया उत्पाद बन गया, उसे हम क्या बोल देते हैं, अभिकारक। ये भी बात समझ आ गई। और आगे बात करते हैं हम, अभिकारक क्या होता है। जो भी हम अभिक्रिया से पूर्व तत्व लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, सल्फर हो जाए, जो भी एलिमेंट्स हम यूज करते हैं अभिकारक से पहले, अभिक्रिया से पहले, वो क्या होता है, सारा अभिकारक होता है। लेकिन अभिक्रिया करने के पश्चात जो भी उत्पाद का निर्माण होता है, जैसे अभिक्रिया का चिन्ह इस टाइप से होता है, इस अभिक्रिया के चिन्ह से पहले जो भी हम एलिमेंट लिए, जैसे हमने क्या ले लिया, H2 प्लस O2 ये ले लिया, या H2 प्लस O ले लिया, सिर्फ क्या ले लिया, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ले लिया, और इसका आपस में क्रिया कराया तो हमें क्या मिल गया, H2O मिल गया। मतलब दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करता है तो क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो ये वाले जो तत्व हैं वो क्या है, पूरे अभिकारक हैं, और जो निर्माण हुआ है वो क्या हुआ है, उत्पाद हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या हो सकता है, किस टाइप से उदाहरण होते हैं, उसकी बात करते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, जो हम भोजन खाते हैं डाइजेस्ट कर देते हैं, वो हमारा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। शोषण, ऑक्सीजन लेते हैं, शोषण, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, जब लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाता है, संक्षार लग जाता है, तो लोहे की वस्तु क्या होती है, खराब हो जाती है। तो वो भी कौन सी क्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। आगे बात करते हैं मैग्नीशियम फीते का जलना। जो मैग्नीशियम रिबन होता है, अगर उसको हम जला दिए तो राख बन के नीचे गिर जाता है, और जो भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है मैग्नीशियम रिबन को जलाने के दौरान। और दही का बनना, दूध से हम दही बनाते हैं, दूध से दही बनाने, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। कुछ प्रक्षेपण टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। अवस्था में परिवर्तन, किसी भी चीज़ का अवस्था में परिवर्तन करना है तो वह रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। रंग में परिवर्तन, रंग में बहुत सारे केमिकल टेस्ट करते हैं, जब भी हम टाइट्रेशन करते हैं कुछ भी उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो ये सब क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन, ये सारे क्या होते हैं, रासायनिक अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। आगे हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, कैसे हम उसको प्रदर्शित करते हैं, कैसे हम समझा पाते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण हो रहा है। अब ये समझिएगा, इसमें यूज किया गया है, इस चीज़ों को अच्छे समझिएगा आप। देखिए इसमें शब्द समीकरण लिखा है, इसका ये बहुत ही आपको बहुत ही मेहनत करके ये PDF बनाया गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और सारा चीज़ समझिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अभिक्रिया, हमने अभिकारक में अभी समझाया था आपको, अभिकारक उत्पाद क्या होता है। अभिकारक में हम जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये देखिए एग्जाम्पल के लिए जेडियन, जेडियन क्या है हमारा, जिंक है, जेडियन और H2SO4, ये अभिक्रिया से पहले जो होता है वो LHS होता है, अभिक्रिया के बाद जो बनता है वो क्या होता है, RHS होता है। तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जैसे हमने जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का आपस में क्रिया कराया
तो हमें क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। मतलब जेडीएन जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आपस में क्रिया करता है, तो सल्फेट जिंक के साथ जुड़ जाता है और हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन जो कि गैस होती है। आवर्त सारणी का पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, जिसको बोला गया है आवारा तत्व। इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी क्या होते हैं, एक होते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इस टाइप से यहाँ पे समझाया गया है। अगर ये पूरा चीज़ हमारा बन गया, अभिकारक और उत्पाद, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है रासायनिक समीकरण। अगर कोई पूछे समीकरण क्या होता है, तो अभिकारक और अभिकारक आपस में क्रिया करके अगर उत्पाद बना लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अभिकारक क्या होता है, अभिक्रिया से पूर्व जो भी तत्व या जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो भी पदार्थ या जो भी चीज़ बनता है, जिसका निर्माण होता है, वो क्या होता है, उत्पाद होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं। आगे है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। इसके लिए हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण का मतलब है अभिकारक और उत्पाद दोनों होंगे। रासायनिक समीकरण में तत्वों का प्रतीक अभिकारक उत्पादों के रासायनिक सूत्रों उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था का मतलब ये होता है कि लिक्विड और द्रव और गैस, इन तीनों फॉर्म में लिखे आते हैं। जो तीन अवस्थाएं होती हैं, वो पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस होती है, तो उस अवस्थाओं के साथ हम क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्थाप, दाब, उत्प्रेरक आदि के तीरों के निशान के ऊपर व नीचे दर्शाते हैं। मतलब ये है, जब टेम्परेचर हो, जब दाब हो, उत्प्रेरक हो, तो उसमें हम तीर का निशान ऊपर और नीचे का संकेत यूज करते हैं। आगे बात करते हैं हम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। मतलब ये होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्माण करते हैं और न ही विनाश करते हैं। अब अभिकारक और उत्पाद तो समझ रहे हैं। अब आगे हम बात करते हैं चरण। ये संतुलित करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। संतुलित करना समझ लीजिए, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। जब भी पूछा जाएगा तो 4 अंक के क्वेश्चन 4 तो पूछे जाएंगे। अब आप समझिएगा, इन सारे टॉपिक को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, आयरन है। Fe क्या है, आयरन है। और ये क्या है, ये क्या है, H2O क्या है, जल है। और इसके बाद क्या है, FeO3 ये, और फिर इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब इसको समझिएगा आप। Fe और H2O आपस में क्रिया किया है, H2O आपस में क्रिया किया है, तब क्या बनाया है, Fe2O3 का निर्माण किया गया है। किसका किया गया है, Fe2O3 का निर्माण किया गया है, प्लस H2O। अब एक चीज़ और समझिएगा आप। अब इसमें समझने वाली ये बात है कि यहाँ पे Fe के 8 हुए, 1 हुए, लेकिन उत्पाद में जो बना है कितना बना है, 2 बना है। 2 बना है कि नहीं बना है, 2 बना है। तो हमको Fe की कितनी की आवश्यकता पड़ेगी, 2 की। ये हम 2 यूज कर लिए। और एक चीज़ समझिएगा, ऑक्सीजन के 8 हुए, 1 हुए, और ऑक्सीजन इसमें के 8 हुए, 3 हुए। हाइड्रोजन 2 हुए, हाइड्रोजन 2 हुए, वो तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के 8 हुए, 3 ठो। जब 3 ठो है तो यहाँ भी आप क्या लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए। जब 3 लगा देंगे तो 3 दूना क्या होता है, 6 हो जाता है। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। जब 6 हो जाएंगे तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, 3 लगा सकते हैं। अब आप काउंट करिएगा, 3 ठो Fe, आयरन 2 ठो, आयरन 2 ठो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 दूना 6 ठो, हाइड्रोजन 6 ठो, ऑक्सीजन 3 ठो, ऑक्सीजन 3 ठो। इस टाइप से आपको क्वेश्चन क्या करना रहता है, बैलेंस करना रहता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ये डिब्बे के माध्यम समझाएं, उसको भी समझिएगा आप। ये देखिए Fe 1 ठो था, इधर 3 ठो था। Fe2O3 मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 है।
Fe3O4, Fe3O4 अगर हम उसी को आगे इंक्रीज कर देते हैं, अगर हम इसको एक बढ़ा देते हैं, इसका बढ़ाते हैं, तब का कंडीशन में ये यूज किया गया है। ये बैलेंसिंग का प्रोसेस है, बैलेंसिंग का प्रोसेस इसमें भी समझ लीजिए आप लोग। देखिए हाइड्रोजन 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे Fe3 है, Fe3O4 है और H2 है, वहाँ पे Fe2O3 यूज किया गया था। जब Fe3O4 हो तब हमें Fe आयरन की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, 3 ठो, इसलिए आयरन के साथ 3 लगाना है। और इसके बाद ऑक्सीजन क्या ठो, 4 ठो, इसलिए कितने लग गया, 4 लग गया, तो 4 दूना 8, हाइड्रोजन क्या हो गया, 8 ठो, इसलिए हमको यहाँ पे क्या आवश्यकता पड़ जाएगी, 4 की। उम्मीद करते हैं ये भी एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर न समझ आए तो मैसेज करके हमको आप लोग बताइएगा। अब आगे हम टॉपिक की बात करते हैं। अभिक्रिया में उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव होता है, गैसीय अवस्था, जल अवस्थाएं होती हैं। अब हम आगे कुछ और अच्छे टॉपिक्स के लेते हैं जिसमें आप समझिएगा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम एक तो एग्जाम्पल लिए थे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया कराएगा तो H2O बनाएगा। मतलब ये 2 उत्पाद आपस में, 2 अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में A+B अभिक्रिया के बाद क्या बना है, C। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल्स, कोयले का दहन। कोयले के दहन में लिया गया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन आपस में क्रिया किया है तो क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपनी ओर एग्जर्व करते हैं। जब कोयला को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब कोयला को जलाया जाए तो उसमें ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए? डबल होनी चाहिए, तब तो कोयला आसानी से जल जाता है, अन्यथा कोयला जलने में समस्या आती है। इसीलिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया किया है तो क्या बनाया है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आगे बात करते हैं जल का निर्माण। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण किया गया है। जल का निर्माण मतलब जब 2-2-4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कराएगा तो क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। ये G का मतलब गैस, G का मतलब गैस और L का मतलब होता है लिक्विड। गैस और गैस आपस में क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लिक्विड बनाता है। जिसी प्रकार अगर आप एक सिलेंडर में गैस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, एक ऐसा समय आएगा जब उसमें गैस जो होगा वो क्या होगा? पानी के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया किया तो क्या बनाया है? H2O बनाया है। बिना बुझा हुआ चूना, CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और H2O आपस में क्रिया किया है तो कैल्शियम OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस रिएक्ट किया है, बुझा हुआ चूना का निर्माण हुआ है। अब हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी निकलती है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है मेथेन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल प्लस ऊष्मा देता है। याद रखेंगे, कोई सा भी एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आगे है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक एकल अभिकर्मक टूटकर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपस में टूटेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए जैसे इसमें हम लिया गया है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या उससे अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं। जैसे H2O आपस में रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन
अलग हो जाएगा। तो इसी को बताया जा रहा है कि एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? उष्मा द्वारा किया गया वियोजन उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। और इसमें यह लिखा गया अभिक्रिया लिखा गया। देखिए, इसमें एकल अभिकार टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल गया है। इसमें भी ऐसी वही कंडीशन हुआ है। विद्युत वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला वियोजन कहलाता है। आगे बात करते हैं हम। आगे हमारे पास विद्युत वियोजन है। देखिए, विद्युत वियोजन यह अभिक्रिया विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर हम दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। उससे क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। तब उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत वियोजन। ये देखिए, बैटरी से इसको क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? पानी जो है वो परख नली ऑक्सीजन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है, और ये क्या हो रहा है? परख नली की सहायता से गर्म हो रहा है। अब प्रकाशिकीय वियोजन बात करते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा छेपी था, उष्मा शोषी, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके पेपर की दृष्टि से। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को जोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए अभिकारकों को तोड़ने के लिए मतलब अलग अलग करने के लिए आवश्यक उष्मा या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या करते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया समझिएगा। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिकों में विस्थापित कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एकल अभिकर्मक ऐसा भी कर सकते हैं, एक अभिकर्मक टूटकर दूसरे अभिकर्मक के साथ जुड़ जाता था, तो दूसरा अभिकर्मक टूटकर पहले अभिकर्मक के साथ जुड़ जाता है। इसे बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन अगर इस टाइप से याद करना चाहें आप तो भी याद कर सकते हैं। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों में विस्थापित कर देता है। देखिए, जैसे Fe अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को अपनी ओर क्या कर लेता है? विस्थापित कर लेता है, जगह स्थान कर लेता है और दूसरे को दूर भेज देता है। जैसे Fe आयरन जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ गया और कॉपर को क्या कर दिया? अलग। ये लोहे का कील वगैरह इसकी सहायता से एग्जाम्पल भी समझाया गया है आपको। और आगे बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के निर्माण के दौरान अभिक्रियाओं के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसको समझिएगा। इन अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो या दो से अधिक आयनों के बीच होता है। ऐसे भी कह सकते हैं आप, दो या दो से अधिक आयनों के बीच जिसका निर्माण होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये आपको लिखा गया है। अब हम बात करते हैं अपचयन और उपचयन और अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, याद रखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो क्या कहते हैं और ऑक्सीजन की कमी हो तब क्या कहते हैं। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है, तब उपचयन कहते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होती है उपचयन और अपचयन। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। लेकिन हम बात करें अपचयन अभिक्रिया में, अपचयन अभिक्रिया में क्या होती है? ऑक्सीजन की ह्रास का मतलब होता है कमी। अगर कमी हो रही है तो अपचयन अभिक्रिया है
और अगर वृद्धि हो रही है तो उपचयन अभिक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया किया है तो हाइड्रोजन, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और जब किसी हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, क्या होती है हाइड्रोजन की वृद्धि का मतलब इंक्रीजेस होता है। और संक्षारण, अब बात करते हैं संक्षारण। ध्यान रखिएगा संक्षारण जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संक्षारण होता क्या है और कैसे होता है। लोहे की वस्तुओं नमी, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आ जाती है। जो भी धातुएं होती हैं, पर्टिकुलर जितने सारी धातुएं होती हैं, और उसमें लोहा ही बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आ जाती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, जिससे धातु की ऊपरी परत क्या होती है, कमजोर हो जाती है और संक्षारित हो जाती है। संक्षारित मतलब जंग लग जाता है उसके अंदर। जब जंग लग जाता है वस्तु में तो वस्तु क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। वस्तु का उल्टी गिनती शुरू हो जाता है, मतलब वो धीरे धीरे उसके पार्ट्स टूटने लग जाते हैं और वस्तु जो होती है, जो धातु होती है, वो खराब होने लगती है। तो जब नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है वस्तु, संक्षारण वैसे तो होता नहीं, संक्षारण होता क्या है, जब कोई धातु अम्ल, नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उसके जो परत होते हैं धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, उसे हम संक्षारण कहते हैं। और लोहे की वस्तुओं में जंग लगना, एग्जाम्पल लिखा है लोहे की वस्तुओं को जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत आना, ऊपर की ओर परत पर चढ़ना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण के उदाहरण है ये सब। और इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं हम, बचा क्या सकते हैं। बचाने के लिए धातु को शुद्ध करके, धातु को पृथक करके और यसद लेपन करके, विद्युत लेपन करके, पेंट लगा करके, ग्रीस लगा करके और धातु को शुद्ध करके, इतने सारे उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, धातुओं को संक्षारण होने से बचा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम विकृत गंधिता। जितने पॉइंट हम बोल रहे हैं सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। विकृत गंधिता क्या होती है। तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ अगर कुछ वायु के संपर्क में आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, अपचेत हो जाती है। अपचेत का मतलब ये है कि उसका जो स्वाद होता है वो गंध में परिवर्तन हो जाता है। स्वाद और जो गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिससे उससे क्या कहते हैं हम, विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब उस वस्तु को हम खाने लायक नहीं बना पाते। ये विकृत गंधिता रोकने के उपाय, ऑक्सीजन का उपयोग करके, ऑक्सीकारक का, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तन में खाद्य समाहित रख करके, मतलब जिसमें ऑक्सीजन न जा सके उसी तरह हम इसको लॉक करके अच्छे से रखें, जिससे वो मेरा जो खाना है वो नुकसान न हो, सामग्री नुकसान न हो, तो उसे सुरक्षित किया जा सकता है। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, जैसे चिप्स वगैरह खाने वाले सामान जो होती हैं उन सभी में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों भरी होती है, क्योंकि जो उसे खाने वाला सामान होता है वो खराब नहीं होता है, जैसे उसे पैकिंग के दौरान डालते हैं वैसे पैकिंग के दौरान खोलते समय भी वैसे मिलता है, इसलिए उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। शीतलन द्वारा, शीतलन से दूर करके इसको रखा तो भी उससे हो सकता है। इन सारे उपयोग, शीतलन का मतलब वही हो रहा है, फ्रिज वगैरह अगर कोई सामान लाता है तो आप फ्रिज वगैरह में रख देते हैं तो आपकी जो वस्तु है वो खराब होने से बच जाएगी। उम्मीद करते हैं मैं इतने सारे टॉपिक्स को आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ, सारा चीज़ समझ में आया होगा। और इन सारे टॉपिक को आप अपने कॉपी में, नोटबुक में बारीकी से नोट कर लीजिएगा और इन चीज़ों को प्रतिदिन याद करते रहिएगा।